Hello dear student, welcome to Q Physics Academy. यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का जो एग्जाम 2024 में होने वाला है उसका प्रीलिम्स और मेंस के रिगार्डिंग जो लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 1, उसका लेक्चर नंबर 2 हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, उस लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स इन जियोफिजिक्स के बारे में बात किए थे और उसमें हम लोग लोरेंज कंडीशंस को यूज करके किस तरह एक वेक्टर पोटेंशियल का जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है उसको हम लोग डेवलप किया। ऑल्सो जो स्केलर पोटेंशियल होता है बेसिकली उसको भी हम लोग डेवलप किया। दिस इक्वेशंस आर नथिंग बट एज लाइक दैट। ओके, सो लोरेंज कंडीशंस यूज करके जो जितना सारा डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने डेवलप किया था स्केलर पोटेंशियल रिलेटेड, बेसिकली वी आर डेवलप 2 differential equations regarding vector potential. Okay, so vector potential related जो differential equations हम लोगों ने डेवलप किया था, this is equals to grad square a minus mu sigma del 2a upon del t square minus mu sigma del a vector upon del t that is equals to 0. ओके, वेक्टर पोटेंशियल रिलेटेड एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, हम लोगों ने ऑलरेडी डेवलप किया था। नेक्स्ट स्केलर पोटेंशियल रिलेटेड ओके, स्केलर पोटेंशियल रिलेटेड भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने डेवलप किया, राइट। वो वाला इक्वेशन बेसिकली किस तरह का था देखिए, दिस इज इक्वल्स टू ग्रेड स्क्वायर फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन del 2 phi upon del t square minus mu sigma del phi upon del t equals to minus q upon epsilon naught. So these two equations are very important. Both equations are basically derived on the basis of or using Lorentz gauge conditions. Okay, using Lorentz gauge conditions. ठीक, लोरेंज गेज कंडीशंस को यूज करके हम लोग इसको डेवलप किया था जो फर्स्ट लेक्चर था। जो स्टूडेंट अभी तक फर्स्ट लेक्चर देखा नहीं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, उसमें फर्स्ट लेक्चर का लिंक गिवन है। ठीक है, अब उस लिंक से उस वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, देन कम हियर एंड सेकंड लेक्चर का कुछ सीखिए, राइट। चलिए हम लोग जो सेकंड लेक्चर है बहुत ही बेसिक लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में बात करेंगे और बायोट-सावर्ट लॉ से हम लोग वेक्टर पोटेंशियल ऑफ करंट एलिमेंट ये भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले, जो यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में पूछा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन हम लोग करने वाले, ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन भी हम लोग करने वाले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 1 by 1 हम लोग देखेंगे, ठीक है, 1 by 1 हम लोग देखने वाले, सारे कैलकुलेशन हम लोग करने वाले, सारे थ्योरीज को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज का क्लास का जो एम है और पर्पस है वो बेसिकली क्या है देखिए। आज का क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बायोट-सावर्ट लॉ इसके बारे में बात करेंगे, राइट। बायोट-सावर्ट लॉ इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड वी आर डिस्कस अबाउट द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ ए करंट एलिमेंट, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। वेक्टर पोटेंशियल ऑफ ए करंट एलिमेंट, इससे बेसिकली एक क्वेश्चन यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंस में पूछा था, मेंस का एग्जामिनेशन में बेसिकली पूछा था। थर्ड हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशंस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशंस और फोर्थ में हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस ड्यू टू करंट एलिमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस बेसिकली जो काल का लेक्चर होगा, काल का लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशंस और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस इसके बारे में बात करेंगे।
आज हम लोग बेसिकली बायोट-सावर्ट लॉ और वेक्टर पोटेंशियल ऑफ ए करंट एलिमेंट, ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल ऑफ ए करंट एलिमेंट, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बेसिकली। बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। आज हम लोग बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ और वेक्टर पोटेंशियल ऑफ ए करंट एलिमेंट, राइट। चलिए, सो बायोट-सावर्ट लॉ बेसिकली क्या है, देखिए हेडिंग डाल दीजिए बायोट-सावर्ट लॉ, हेडिंग डालिए बायोट-सावर्ट लॉ। फिजिक्स वाला स्टूडेंट को तो ये पता है, शायद जो फिजिक्स स्टूडेंट को भी पता होगा इसको, बस इसको आप थोड़ा सा आपको अलग डायरेक्शन से आपको इसको सीखना होगा। जो बायोट-सावर्ट लॉ, इसका डेरिवेशंस वगैरह आपको सेम ही है, फिजिक्स का स्टूडेंट के लिए भी सेम भी होगा, जियो फिजिक्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा नया है शायद, तो आपको दिक्कत होने कोई बात ही नहीं है, आप लोग का कंसेप्ट यहाँ पे स्ट्रांग होने वाला है। तो चलिए इसको हम अच्छे से डील करते हैं, ठीक है। बट इसका जो एप्लीकेशन वगैरह है ना, वो नया है फिजिक्स स्टूडेंट के लिए, बट वो जियो फिजिक्स स्टूडेंट के लिए अच्छा, उन लोगों ने तो सेमेस्टर में पढ़ाई किया, मास्टर डिग्री में पढ़ाई किया, तो फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए दिक्कत होने वाला है। इसका एप्लीकेशन, फिजिक्स में जो इस तरह का एप्लीकेशन था, इसमें इस तरह का एप्लीकेशन नहीं है, थोड़ा सा हटके एप्लीकेशन से, इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग है, तो उसी एप्लीकेशन का हम लोग बात करेंगे बेसिकली, राइट। चलिए बायोट-सावर्ट लॉ, इसके बारे में बात करते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ क्या है? बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ बेसिकली क्या है, देखिए आपके पास एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, लॉन्ग वायर। जो लॉन्ग वायर बेसिकली, इस लॉन्ग वायर के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसी भी लॉन्ग वायर, मतलब किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस करंट डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन करंट डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम करंट डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। उसी के लिए हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ को यूज करने वाले, राइट। सो बेसिकली हम लोग 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो फिजिक्स में बेसिकली बायोट-सावर्ट लॉ बेसिकली कहां पे यूज होता है, ठीक है। बायोट-सावर्ट लॉ जियो फिजिक्स में बेसिकली यूज होता है इन लो फ्रीक्वेंसी रेंज में बेसिकली यूज होगा, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी रेंज। हम लोग लो फ्रीक्वेंसी रेंज, इसके लिए बायोट-सावर्ट लॉ हम लोग अप्लाई करने वाले, इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो लो फ्रीक्वेंसी वाला रेंज है ना, लो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला जितना बड़ा एप्लीकेशन आने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स में, सारे में इस लो फ्रीक्वेंसी वाला जो टर्म है, वो वर्ड है, ये बहुत यूज होने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग वायर, ठीक है, इसका जो थोड़ा सा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते और उसका थोड़ा सा बात कर लेते। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सबको पता है, इससे कोई बात नहीं है, बस आने वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए नया है, ठीक है। आराम से देखिए, नोट तैयार कीजिए आराम से। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग वायर for static magnetic field, okay, for static magnetic field, and static magnetic field is basically denoted as D of H equals to I dl क्रॉस r कैप अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये सबको पता है, बस इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको एक जनरल एक्सप्रेशन इसका मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू म्यू जीरो, एक म्यू जीरो भी है यहाँ पे, ओके, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन dl वेक्टर इंटू r कैप अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अभी देखिए इसके पास एक नोट करके एक बात लिख के रखिए आप, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बात में काम आएगा, ठीक है। इन लैटर टाइम दिस कॉन्सेप्ट विल बी वेरी यूजफुल फॉर एवरी जीपीएससी जियो साइंटिस्ट, ठीक है।
सो दिस लॉ, ये जो लॉ है ना, दिस लॉ इज वैलिड फॉर लो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप नोट करके रखिए, अच्छे से आप इसको नोट करके रखिए। इट इज बहुत ही हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है। जो बायो-सावर्ट लॉ बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी एसी के लिए बेसिकली यूज होगा, है ना जी, ठीक है। चलिए, तो इसी कंसेप्ट को हम लोग अभी जो मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया, इसको हम लोग यूज करने वाले, राइट। चलिए, ओके ओके, नेक्स्ट, वेक्टर पोटेंशियल ऑफ ए करंट एलिमेंट बेसिकली क्या है? वेक्टर पोटेंशियल ऑफ ए करंट एलिमेंट क्या है बेसिकली, देखिए। तो वेक्टर पोटेंशियल आपको डेवलप करना है, राइट, करंट एलिमेंट के लिए। तो इसके लिए आपको जो एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स होता है ना, एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, राइट। इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। एम्पियर्स लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स से बेसिकली क्या है? सो एज वी नो, जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ था, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन में, दैट इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ बी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। ओके, एक माइनस साइन था इसमें, ऐसा भी नहीं प्लस साइन होगा, माइनस साइन था, म्यू एप्सिलॉन, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा, राइट, म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू म्यू जे। ओके, अब यहाँ पे ई का वैल्यू डाल दीजिए। ई का वैल्यू बेसिकली क्या था? माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, डेल ए अपॉन डेल टी माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाइव, यही था ना। जस्ट आपको इसको, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है। चलिए यूज करिए। यूज करने के बाद और यूज करना है क्या? बी इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए वाला तार, ए वाला फॉर्मूला भी आपको यूज करना है, राइट। आपको इसको भी यूज करना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूज कीजिए। सो आपको फाइनली आपको मिलेगा कर्ल ऑफ ए, माइनस से प्लस होने वाला है, म्यू एप्सिलॉन डेल टू ए अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस ग्रेडियंट ऑफ डेल फाइव अपॉन डेल टी इक्वल्स टू म्यू जीरो जे, राइट। ओके, अब देखिए, हम लोग यहाँ पे ऑल करंट एलिमेंट को निग्लेक्ट करने वाले बेसिकली, ठीक है। ऑल करंट एलिमेंट, नेग्लेक्टिंग ऑल करंट एलिमेंट, नेग्लेक्टिंग ऑल करंट एलिमेंट। ओके, तो नेग्लेक्टिंग ऑल करंट एलिमेंट, इसको नेग्लेक्ट करने के बाद करंट एलिमेंट अच्छे देखिए, करंट एलिमेंट, हम लोग करंट एलिमेंट को बेसिकली नेग्लेक्ट करने वाले। करंट एलिमेंट के लिए कौन सा वाला टर्म डेवलप हुआ था? फाइव डेवलप हुआ था। अब उसको लिख के ओवर टर्म जीरो होगा, ठीक है, ओवर टर्म जीरो है, ठीक है। और क्या जीरो है? उसका जो पोटेंशियल है, जो करंट एलिमेंट की वजह से जो पोटेंशियल बेसिकली डेवलप हुआ था ना, कौन सा पोटेंशियल डेवलप हुआ था? फाइव डेवलप हुआ था। करंट एलिमेंट के लिए कौन सा पोटेंशियल बेसिकली डेवलप हुआ था? स्केलर पोटेंशियल। तो आप इसका आप नेग्लेक्ट कीजिए,
सो इट पार्ट विल बी जीरो, इस पार्ट विल बी जीरो, है ना। अब देखिए एज फाइव जीरो, as you know the definition of, as you know the definition of स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है इससे आपको पता लगने वाला है डाइवर्जेंस ऑफ ए जीरो, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए जीरो। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ ए जीरो हो रहा है बेसिकली, ठीक है। और क्या जीरो है बेसिकली, देखिए आराम से, यहाँ पे जो डेल टू ए अपॉन डेल टू टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, इसका डाइवर्जेंस ऑफ ए जीरो, इसका मतलब इसका जो टाइम के साथ वेरिएशन होगा इट्स विल बी जीरो ऑब्वियसली। सो नाउ अभी जो इक्वेशन आपको मिलने वाला है, सो दिस इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू म्यू जीरो जे। सो इसको आप यूज कीजिए, इसका जो फॉर्मूला होगा बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर माइनस ग्रेड स्क्वायर ए इक्वल्स टू म्यू जीरो जे। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर विल बी जीरो, सो अल्टीमेट आपको मिलेगा ग्रेड स्क्वायर ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस म्यू जीरो जे वेक्टर। चलिए, दिस इज इक्वेशन इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, इट इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ in magnetostatics, right? मैग्नेटोस्टैटिक्स का लेटर एम्पियर्स लॉ है, ठीक है। तो आप इसी इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको वेक्टर पोटेंशियल का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशंस आपको मिला ना, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, ग्रेड स्क्वायर ए इक्वल्स टू माइनस म्यू जीरो जे वेक्टर, आप इसी इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, सॉल्व दिस इक्वेशन, solve these equations and we get the solutions, we get the solutions। इसका solution बेसिकली क्या होगा, देखिए इसका जो solutions होगा फॉर वॉल्यूम करंट डेंसिटी, राइट, इसके लिए म्यू जीरो अपॉन 4 पाई जे डीवी अपॉन आर, दिस फॉर वॉल्यूम करंट डेंसिटी, इट इज वैलिड फॉर वॉल्यूम करंट डेंसिटी। नेक्स्ट, वेक्टर आर इक्वल्स टू म्यू जीरो बाय 4 पाई into integrations k ds upon r, it is valid for surface current density, और फॉर लाइन करंट डेंसिटी के लिए जो वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है, इट इज नथिंग बट म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं इसमें इस फॉर्मूला को यूज करने वाले, ठीक है। तो वेक्टर पोटेंशियल जो बेसिक थ्योरी था उसको हम लोगों ने डिराइव किया, ठीक है। सो वेक्टर पोटेंशियल का जो डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर एनी वेक्टर पोटेंशियल का जो एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो एम्पियर्स लॉ था उसको हम लोग डेवलप किया, उसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको जो हर एक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है बेसिकली, दिस आर बेसिकली एज लाइक दैट, इस टाइप का होने वाला है, राइट। सो अभी यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, अब उस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, ठीक है, और उसको हम लोग सॉल्व करने वाले, राइट। यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जामिनेशन में पूछा था, उस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, डिराइव द एक्सप्रेशन derive the expressions
for potential and electric field due to current dipole. ओके, एक करंट डाइपोल है, इसके लिए करंट डाइपोल, ठीक है, करंट डाइपोल है, प्लेस्ड ओवर ए homogeneous ground, over a homogeneous ground at a distance r from the measuring point, मेजरिंग पॉइंट से बेसिकली आर डिस्टेंस में है। इसके लिए आपको जो कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, गिव द एक्सप्रेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना होगा, किसके लिए, करंट डाइपोल के लिए, प्लेस्ड इन होमोजेनियस ग्राउंड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द मेजरिंग पॉइंट, राइट। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी जियो साइंटिस्ट में पूछा था, यूपीएससी का जो जीएसआई का जो एग्जाम है इसमें पूछा था। मुझे याद नहीं है, लगभग लोग थोड़ा सा देख लीजिए, किसी भी तो एक साल में होगा, मुझे याद नहीं है, जस्ट पूछा था मैंने, कलेक्ट करके नहीं रखा। ठीक, कल जब हम लोग सेकंड वाला पार्ट डिस्कस करेंगे ना, तब इसका क्वेश्चन का यार बता देंगे, राइट। मैंने कलेक्ट करके नहीं रखा था, इसका यार को मैंने नहीं लिखा था, शायद गलती हो गया इसमें, ऐसा इतना भी बड़ा गलती नहीं, मेजर मिस्टेक नहीं है, छोटा मिस्टेक है, बस क्वेश्चन पूछा था, ये वाला क्वेश्चन पूछा था। तो हम लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए, डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट डाइपोल placed over an homogeneous ground at a distance r from the measuring point। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो फिगर होगा उस फिगर को ड्रॉ करना चाहिए। एक इस टाइप का एक करंट डाइपोल ले लीजिए, एक करंट डाइपोल, राइट, करंट डाइपोल है, इसमें करंट फ्लो रहा है, चलिए इसमें करंट फ्लो रहा है, एंड इस डाइपोल इज प्लेस्ड इन placed in a ground, homogeneous ground, it is placed in a homogeneous ground, इस टाइप का। ये वाला एक्सिस x एक्सिस, ये वाला एक्सिस y एक्सिस, ये वाला एक्सिस z एक्सिस। इसका मतलब z इक्वल्स टू जीरो प्लेन, ये वाला जो प्लेन है z इक्वल्स टू जीरो प्लेन में इस करंट डाइपोल इज बेसिकली प्लेस्ड, राइट। और आपको कैलकुलेट करना है इसका जो सेंटर है ना, इस सेंटर से आर डिस्टेंस में आपको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट में आपको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल बेसिकली कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट में पी पॉइंट में आपको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, राइट। इस पी पॉइंट में आपको बेसिकली मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आराम से लिखिए, ये वाला क्वेश्चन यही था और कुछ भी नहीं था, यही था बेसिकली, राइट। इसके लिए आपको बेसिकली इस करंट डाइपोल के लिए इस पी पॉइंट में आपको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आज हम लोग बेसिकली इस वेक्टर पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ बात लिखिए, इसके बारे में कुछ बात लिखते हैं। द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द लूप इज एज्यूम टू बी वेरी स्मॉल। हम लोग
एज्यूम कर लेते हैं द क्रॉस सेक्शन of the winding on the loop on the loop is a very small, is very small with respect to its radius. इसका जो रेडियस है इसके रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है, बहुत काम आने वाला है ये वाला टर्म स्मॉल with respect to its radius. With respect to its radius, इसका जो रेडियस है इस रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर वेरी स्मॉल. ओके, नेक्स्ट, बिकॉज द करंट इज कन्फाइंड टू ए सर्कुलर पाथ. इसका जो करंट है ना सर्कुलर पाथ में फ्लो हो रहा है. एज the current is confined to a circular path, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में है. देयर इज ओनली जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का जो कंपोनेंट मिलेगा आपको ओनली क्या मिलेगा, फाई कंपोनेंट मिलेगा. बिकॉज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का ओरिएंटेशन होगा फाई डायरेक्शन में होगा. ये सही बात है. बिकॉज करंट्स आर फ्लोइंग इन ए सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ कंफाइन कर रहे हैं ना, सर्कुलर पाथ. सो देयर इज ओनली one component. There is only one component of a vectors. That is Fi. आपको मिलने वाला है Fi. ठीक है, आपको सिर्फ Fi मिलेगा इसमें. Fi आपको Fi का वैल्यू कैलकुलेट करना. ओके, चलिए सुनो आप. फॉर सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके लेट अस टेक एन वॉल्यूम एलिमेंट. हम लोग एक वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे चूज करने वाले, और उस वॉल्यूम एलिमेंट के लिए लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द स्केलर वेक्टर पोटेंशियल एंड देन फॉर ओवरऑल वॉल्यूम. राइट, सो लेट जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा इसका सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है dv, इट्स नथिंग बट इसका जो रेडियस है a d5 d rho dz, a d5 d rho dz. ओके, J5 मतलब क्या, वॉल्यूम करंट डेंसिटी बेसिकली क्या है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी का फाई कंपोनेंट, वॉल्यूम करंट डेंसिटी. सारे कैलकुलेशंस को करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं, देन हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं. ठीक है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी. वॉल्यूम करंट डेंसिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट एरिया. ठीक है, सो यहाँ पे वॉल्यूम करंट डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन मिलेगा J5 दैट इज इक्वल्स टू जो करंट फ्लो हो रहा है लूप के थ्रू, और एरिया कितना है d rho इंटू dz. चलिए यही बात है. राइट, सो I का एक्सप्रेशन तो आपको मिला. सो अभी आपको देखना है, बेसिकली आपको देखना क्या है, Fi का वैल्यू कितना है, Fi का वैल्यू कितना है. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए करंट, लाइन करंट के लिए आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल. ठीक है, बिकॉज करंट्स आर फ्लोइंग इन ए सर्कुलर पाथ, तो लाइन करंट के लिए आपको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल डेवलप करना होगा. सो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू लाइन करंट क्या होता है,
ऑलरेडी हम लोग इसका फॉर्मूला लिखा है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू लाइन करंट, ड्यू टू लाइन करंट। लाइन करंट के लिए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, ए इक्वल्स टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर। यही था, ठीक है, यही था बेसिकली। और फॉर वॉल्यूम करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी के लिए क्या होता है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी जे के लिए क्या होता है बेसिकली, देखिए इसका जो एक्सप्रेशन होता है बेसिकली म्यू 0 अपॉन 4 पाई रो जे डीवी अपॉन आर। बट इसका आपको फाई कंपोनेंट लेना है बेसिकली, इस वेक्टर पोटेंशियल का आपको फाई कंपोनेंट लेना है, फाई कंपोनेंट। सो वेक्टर पोटेंशियल का जो फाई कंपोनेंट, तो फाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पोटेंशियल क्या है, ए फाई इक्वल्स को इसके साथ आपको एक कॉस फाई जस्ट मल्टीप्लाई करना होगा और कुछ नहीं, आपको जस्ट इसके साथ एक कॉस फाई मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए कॉस फाई मल्टीप्लाई कीजिए। सो अल्टीमेट आपको ए फाई का जो एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, म्यू अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन कॉस फाई जे डीवी अपॉन यहाँ पे कैपिटल आर होगा। कैपिटल आर क्यों है, कैपिटल आर बेसिकली क्यों है, देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर लूप था, लेट अस टेक ए वॉल्यूम एलिमेंट, हम लोग एक वॉल्यूम एलिमेंट चूज किया, ठीक है, इस टाइप का एक सर्कुलर लूप था, इसमें तो करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, इस टाइप का करंट फ्लो हो रहा था, अच्छी बात है। इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं अच्छे से समझने के लिए, इस टाइप का था। और आपको इसका सेंटर से आर डिस्टेंस में कैलकुलेट करना है, और इसका जो रेडियस था बेसिकली ए था, ठीक है। हम लोग इसी पॉइंट में एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम किया, और उसी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आर डिस्टेंस में, इस आर डिस्टेंस में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट किया, और दिस इज अ ए फाई कंपोनेंट, राइट, ए फाई कंपोनेंट। सो फाई बेसिकली क्या है, देखिए इसका जो फाई है ना, फाई का रिप्रेजेंटेशन आराम से देखिए, फाई का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ए वाला फाई है, ए वाला फाई कंपोनेंट है, और दिस इज द अजीमुथल एंगल, बस यही था। इसका जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इस टाइप का है, दिस इज द जेड है ये वाला, राइट, यही था बेसिकली। सो नाउ अभी इस आर का वैल्यू आपको कैलकुलेट तो करना ही होगा, तो इससे पहले आप जे का वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पे जे का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है ना, जे का वैल्यू क्या होगा, म्यू बाई 4 पाई, जे का वैल्यू क्या है, आई अपॉन डी रो डी जेट, कॉस पाई, डीवी का वैल्यू क्या है, ए डी फाई डी रो डी जेट। अब देखिए डी रो डी जेट एक दूसरे से कैंसिल आउट किया, ठीक है। सो अल्टीमेट जो एक्सप्रेशन आपको मिला, म्यू आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ए कॉस फाई डी फाई अपॉन आपको आर मिला। चलिए आपको अभी देखना है इस आर का वैल्यू क्या है, बेसिकली आर का वैल्यू, सो क्लोज इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे इस आर का वैल्यू आपको देखना है। इसी आर का वैल्यू आपको देखना है, आराम से देखिए, इसी आर का वैल्यू आपको देखना होगा। ओके,
तो इस आर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, देखिए ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को ले लीजिए। ऐसी जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल के ऊपर फोकस कीजिए। जो ट्राइंगल है इसके ऊपर फोकस कीजिए और इसमें आप वेक्टर ट्राइंगल लॉ अप्लाई कीजिए। वेक्टर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने के बाद आपका इस टाइप का था ना, बेसिकली इस टाइप का था, देखिए इस टाइप का था, इस टाइप का था। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज आर वेक्टर्स, राइट, दिस इज आर वेक्टर्स। और आराम से देखिए थोड़ा, ये वाला एंगल थीटा था। सो बेसिकली कैपिटल ये वाला एंगल थीटा है, सो ए वाला एंगल कितना होगा, ए वाला एंगल, ए वाला जो एंगल है दिस इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा होने वाला है। जस्ट पिक्चर से आपको पता लगेगा, पिक्चर से आपको पता लगेगा। ये वाला एंगल आपको मिलेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, बस यही है बेसिकली ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच एंगल, ठीक है। दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर्स। तो चलिए इसमें हम लोग वेक्टर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं। क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बट आपको कैलकुलेट तो करना है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इसका आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos 90 minus theta cos 90 डिग्री माइनस थीटा। सो फाइनली आपको जो मिलेगा रिजल्ट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r साइन थीटा आपको मिला, बेसिकली राइट, साइन थीटा आपको बेसिकली मिला। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं जो आर स्क्वायर है ना, इस आर स्क्वायर का वैल्यू बेसिकली क्या है, आर स्क्वायर का वैल्यू। फिर से आप बड़ा वाला ट्राइंगल को देखिए, फिर से आप ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल था इसको देखिए, इसको देखिए, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल था, दिस इज आर, दिस इज रो, दिस इज जेड, ठीक है। इसको देखिए आराम से, इसको देखने के बाद इससे आपको पता लगने वाला है ये जो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आपको मिलेगा जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर। सो फाइनली आर का जो मैग्नीट्यूड है उसका एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला है जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar साइन थीटा। अभी हम लोग ar साइन थीटा इसका वैल्यू देखने वाले, आराम से देखिए। सो जो ज्योमेट्री था उसी ज्योमेट्री के ऊपर हम लोग बात करते हैं थोड़ा, जो ज्योमेट्री था। अब अपना कॉपी को आराम से देखते चलिए, इस टाइप का था, ठीक है। इस डायरेक्शन में बेसिकली क्या था, आर वेक्टर था, ठीक है, और ये जो एंगल था थीटा था। इसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा, और इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट मिलेगा आपको, इट इज नथिंग बट आर साइन थीटा, ठीक ठीक, ओके, यही था। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बेसिकली ए वेक्टर। ये वाला डायरेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन में है, ठीक है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में है। और एक यहाँ पे रो था, राइट, रो था,
और इसका एंगल बेसिकली फाई था। इस रो का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, दिस इज नथिंग बट रो कॉस फाई है, रो कॉस फाई है, एग्जैक्टली रो कॉस फाई। तो आप इससे आप पता लगा लीजिए, इसको आप थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट आ गया अभी। अब इस ज्योमेट्री से आपको ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, आर साइन थीटा इज नथिंग बट रो कॉस फाई है। आर साइन थीटा के प्लेस में आप रो कॉस फाई लिखिए, ठीक है, क्योंकि सारे दोनों का वैल्यू सेम है। एक सर्कल में बेसिकली, एक सर्कल के अंदर मैंने जो कैलकुलेशंस किया बेसिकली वो है रेडियस वेक्टर्स, both are basically radius vectors, right? Both are basically radius vectors. So now the ultimate जो वैल्यू आपको मिलेगा रेडियस वेक्टर आर का, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में आपको मिलने वाला है, थोड़ा सा आपको मॉडिफाइड फॉर्म में मिलने वाला है। क्या है देखिए, जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर साइन थीटा के प्लेस में 2 रो ए कॉस फाई होगा, बेसिकली 2 रो ए कॉस फाई होगा। सो अल्टीमेट आर का जो वैल्यू आपको मिला, दिस इज नथिंग बट जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 रो ए कॉस फाई। सो नाउ द वेक्टर पोटेंशियल का जो फाई कंपोनेंट है वो आपको मिलने वाला है क्या, म्यू आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ए कॉस फाई डी फाई, ए कॉस फाई डी फाई अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। आर का मैग्नीट्यूड क्या है देखिए, जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 रो ए कॉस फाई। ओके, ये आपको अल्टीमेट मिला। मैं आपको एक अप्रोक्सीमेशन इसमें यूज करना है बेसिकली। क्या अप्रोक्सीमेशन है, जो जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर का जो वैल्यू है, इट इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑब्वियसली। सो वी यूज अप्रोक्सीमेशन, लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले इस इक्वेशन में, वी यूज अप्रोक्सीमेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेशन से, क्योंकि हम लोगों ने जो सर्कुलर लूप एज्यूम किया था उसका एरिया बहुत ही छोटा था, स्मॉल था, तो बेसिकली जो आर स्क्वायर है इसका वैल्यू बेसिकली ए स्क्वायर से कम होगा। सो आर स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर से कम है, इसका मतलब जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर टर्म्स वी विल बी नेग्लेक्ट, हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्टिंग द स्क्वायर टर्म, स्क्वायर टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट करने वाले, नेग्लेक्टिंग स्क्वायर टर्म। नेग्लेक्टिंग स्क्वायर टर्म को हम लोग अभी नेग्लेक्ट करने वाले। तो स्क्वायर टर्म को नेग्लेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा, देखिए क्या मिलने वाला है, एफ आई दैट इज इक्वल्स टू म्यू आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन, फाई का तो लिमिट ऑलवेज 0 से 2 पाई होता है, फाई का यहाँ पे जो फाई है ना, इस फाई का तो लिमिट 0 से 2 पाई होगा। अब पिक्चर से देख ही सकते हो, इस प्लेन में बेसिकली जो फाई का जो ओरिएंटेशन से अलोंग द प्लेन, सो प्लेन में एक होल सर्कल मिलेगा ना आपको बेसिकली। सो फाई का लिमिट आपको 0 से लेके 2 पाई मिलेगा, इससे कोई डाउट होने का बात ही नहीं। आप बहुत ही चाइल्डहुड से इसको पढ़ के आ रहे हो, कॉलेज लेवल से आप पढ़ के आ रहे हो, इससे कोई डाउट होने का बात नहीं है। सो बेसिकली आपको ए कॉस फाई डी फाई मिला, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन तो आपने यूज किया। अप्रोक्सीमेशन यूज करने के बाद आपको क्या होने वाला है देखिए। सो इस अप्रोक्सीमेशन को हम यूज तो करेंगे, बट उससे पहले हम लोग जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग उससे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, क्योंकि वो वाला टर्म सबसे ज्यादा है। अब उसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर टर्म को आप कॉमन ले लीजिए। सो इस रूट अंडर हाफ से बाहर आ गया, और अंदर बेसिकली क्या क्या रहने वाला है देखिए, रूट के अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर
अपॉन जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर माइनस 2 रो ए कॉस फाइव अपॉन जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर होल टू द पावर हाफ मिलेगा। यही बेसिकली रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए नाउ वी यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अभी हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करने वाले हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, सो इस इक्वेशन को और भी थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। म्यू आई अपॉन 4 पाई फाइव 0 से लेके 2 पाई ए कॉस फाइव डी फाइव अपॉन जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर होल टू द पावर हाफ और दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर माइनस 2 रो ए कॉस फाइव अपॉन जेड स्क्वायर रो स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ। अभी इस टर्म को, यहाँ पे जो टर्म मिला, इस टर्म को बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक्सपांड करने वाले हम लोग, राइट। बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक्सपांड करने वाले। तो चलिए इसको एक्सपांड कर लेते हैं। एक्सपांड यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशंस। एक्सपेंशंस करने के बाद आपको देखिए क्या मिलेगा। उसी लाइन में करिए, ज्यादा इधर उधर मत करिए, उसी लाइन में करिए आपके कॉपी में। म्यू आई अपॉन 4 पाई 0 से लेके 2 पाई ए कॉस फाइव डी फाइव अपॉन जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। इसमें आप फर्स्ट टर्म को ले लीजिए, सिर्फ फर्स्ट टर्म को ले लीजिए जिसमें आप बाइनोमियल एक्सपेंशंस करने वाले। सो बेसिकली 1 प्लस आपको लेना है, बेसिकली 1 प्लस एक्स। इसको आपको एक्स लेना है, इसको आपको एक्स मानना है, राइट। इसको आपको क्या मानना है, एक्स मानना है। सो 1 प्लस एक्स का होल टू द पावर माइनस हाफ, मतलब 1 माइनस एक्स बाई 2 यही आपको मिलेगा। और हायर वाला टर्म का आप नेग्लेक्ट कीजिए, क्योंकि जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर का टर्म बहुत ही ज्यादा है। तो जितना बहुत ही ज्यादा इसका स्क्वायर टर्म मिलेगा आपको, बेसिकली और भी छोटा होने वाला है। अल्टीमेट जो टर्म मिलेगा आपको छोटा मिलेगा। सो आपको ओनली टेक द फर्स्ट टर्म, ओनली टेक फर्स्ट टर्म, ओके। सो 1 minus, we take only first term, right? Half a square z square plus rho square। एक सेकेंड, क्या था बेसिकली इसमें, माइनस था, राइट, माइनस था इसमें। 2 रो a cos phi अपॉन z square plus rho square प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन। हम लोग हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। हायर ऑर्डर टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। सो अल्टीमेट देखिए आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा म्यू आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई ए कॉस फाई डी फाई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। आपको सिर्फ एक दो फर्स्ट टर्म लेना है, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया। सो आपको क्या मिलेगा, रो ए कॉस फाई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर। बस इसी को आप फिर से सिंप्लीफाई कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसको बस इंटीग्रेशन में आपको बेसिकली 3 इंटीग्रेशन टर्म मिलेगा। हर एक इंटीग्रेशन के लिए आपको जस्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और आपको वेक्टर पोटेंशियल। चलिए इसको हम लोग और भी टोटली थोड़ा सा ब्रेक करते करते सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म्स म्यू आई अपॉन 4 पाई, ऐसा थर्ड ब्रैकेट दीजिए। फर्स्ट टर्म जो है ना 0 से लेके 2 पाई ए कॉस फाई डी फाई
अपॉन जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर होल टू द पावर हाफ. दिस इज द फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म 0 से लेके 2 पाई. ठीक है, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस भी है ना, इसमें तो माइनस है, ए क्यूब कॉस फाई डी फाई 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर हाफ, बेसिकली 3/2 मिलेगा. और फिफ्थ टर्म जो है ना 0 से लेके 2 पाई रो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 है. देखिए, एज वी नो द कॉस फाई का इंटीग्रेशन इन फुल स्केल बेसिकली 0 होता है. यहाँ पे ए जो हर एक टर्म है कांस्टेंट है एक्सेप्ट कॉस फाई. कॉस फाई को छोड़ के इसमें आप थोड़ा सा यहाँ पे ढंग से लिखिए, यहाँ पे कॉस फाई लिखा नहीं है हम लोग, आराम से कॉस फाई डी फाई है. तो एज द कॉस फाई डी फाई जो इंटीग्रेशन होता है ना 0 से लेके 2 पाई कॉस फाई डी फाई, इसका जो इंटीग्रेशन होता है बेसिकली 0 होता है. इसका जो इंटीग्रेशन होता है बेसिकली 0 होता है. तो जो फर्स्ट टर्म है इसका इंटीग्रेशन आपको 0 मिलेगा, सेकंड इंटीग्रेशन आपको इसका रिजल्ट 0 मिलेगा. बस ओनली थर्ड टर्म का रिजल्ट आपको मिलने वाला है. तो थर्ड टर्म आपको क्या मिलने वाला है, देखिए थर्ड टर्म म्यू आई अपॉन 4 पाई रो स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर 3/2 0 से लेके 2 पाई कॉस स्क्वायर फाई डी फाई. और कॉस स्क्वायर फाई का जो इंटीग्रेशन होता है बेसिकली 2 पाई/2 एज यू नो. जो फुल स्केल इंटीग्रेशन होता है कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, इसका जो इंटीग्रेशन होता है अपर लिमिट अपॉन 2 होता है. बेसिकली ऑल एच अपर अपॉन 2 होता है, ऐसा होता है. तो इसमें आप अप्लाई कीजिए, सबको पता है इसको. म्यू आई अपॉन 4 पाई इंटू रो स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर रो स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई/2 होता है. ऑल एच कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, सबके लिए बेसिकली 2 पाई/2 होता है. तो 2 कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट. सो अल्टीमेट आपको मिलेगा म्यू आई अपॉन 4 रो स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन. सो अल्टीमेट हम लोगों ने जो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का जो फाई कंपोनेंट है उसको आप लोगों ने कैलकुलेट किया. उसका रिजल्ट आपको मिला म्यू आई रो स्क्वायर अपॉन 4 जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2. यही आपको रिजल्ट मिला बेसिकली, यही आपको बेसिकली रिजल्ट मिला. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन आपका यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंस में पूछा था. मैंने बेसिकली टेल फोर्ट का जो किताब है, इस टेल फोर्ट का किताब से मैंने 1 by 1 जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ. बेसिकली छोटा छोटा वीडियो के फॉर्मेट में हर दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा, ऐसा नहीं लेक्चर नहीं मिलेगा. इस बात अच्छे ढंग से मिलेगा, सब कुछ ही मिलेगा आपको, ऐसा प्रतीत हो रहा है. शायद टाइम हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं. तो अब सेकंड लेक्चर को भी अच्छे से देखिए. अगर किसी को डाउट है आप कमेंट में पूछिए. बेसिकली हम लोग एकदम सिलेबस वाइज पढ़ने वाले, ऐसा नहीं सिर्फ कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस करा देंगे, नहीं ऐसा नहीं. आपको फुल डिटेल्स थ्योरी पढ़ाएंगे हम लोग इसी चैनल में, ठीक है. और जो प्रीलिम्स का जो जीएस वाला पार्ट है उसका भी कोशिश कर रहे हैं बेसिकली थोड़ा कुछ लेक्चर वगैरह अपलोड करने के लिए, जिससे आपका थोड़ा सा हेल्प हो जाए, ठीक है. शायद मुझे लगता है आप लोग को आईएएस आईपीएस वाला जो पार्ट है ना उसका लेक्चर देखते हो. इतना क्वेश्चंस पूछता नहीं है, इतना पढ़ना भी नहीं है हम लोगों को. हम लोगों को तो सब्जेक्ट में स्कोर करना है, राइट. तो सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए सब्जेक्ट में नॉलेज होना है, और हम लोगों को बाद में रिसर्च भी करना है, साइंटिस्ट होना है. तो इसलिए आपको सब्जेक्ट में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस को छोड़ के कंपेयर टू जीएस. तो जीएस में कुछ नंबर्स चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, बस इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इंपॉर्टेंस है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है.
तो इसके लिए जितना इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, जो साइंस रिलेटेड पार्ट है, जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, इसको हम लोग बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ करंट अफेयर्स का भी कुछ लेक्चर हर दिन थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट वाला करंट अफेयर्स मैं चैनल में प्रोवाइड करने के लिए। तो चैनल के साथ बने रहिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए। यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होगा इस चैनल में, अच्छे से होगा। मैंने बहुत दिन पहले वीडियो, कुछ प्रीलिम्स के लिए वीडियो लगाया था, कुछ व्यूज आया, अच्छा बात है। अब लोगों का थोड़ा प्यार है उसमें, तो इसी मैंने प्यार को समझा मैंने, जब लोगों का प्यार है तो मैंने इसलिए सोचा, मैंने जो एकदम फिजिक्स और जियो फिजिक्स दोनों का लेक्चर मैंने प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक सब्जेक्ट को लूंगा, वीकली बेसिस पे होने वाला है। संडे, मंडे, ट्यूसडे बेसिकली फिजिक्स, जियो फिजिक्स से मिलेगा, और बचा हुआ 3 दिन आपको जियो फिजिक्स से मिलेगा, और एक दिन आपको बेसिकली ओनली करंट अफेयर्स और जीएस पार्ट से बेसिकली लेक्चर मिलेगा। तो लेक्चर आपको मिलने वाला है इसी चैनल में मिलेगा, थोड़ा सा कम्पैक्ट फॉर्म में मिलेगा। जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रिपरेशन करने के लिए, तो प्रिपरेशन आप करिए। मैं एकदम सिक्वेंशियली पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं ऐसे कुछ ले लूंगा, ऐसे मैं कुछ ले लिया, ऐसा नहीं, सिक्वेंशियली मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बस आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना तक है। हम लोग नेक्स्ट दिन इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोग लेके आएंगे, कल हम लोग बात करेंगे एकदम डिटेल्स। आप लोग एक बार टेलफोर्ड की किताब देख लीजिए, उसमें इतना कैलकुलेशन नहीं है, कुछ स्टेप जाम है। आप इसके बाद आप टेलफोर्ड की किताब पढ़िए, आपको इतना बेनिफिट होगा, इतना बेनिफिट होगा, आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप इससे, मैंने टेलफोर्ड के जितना सारा की पॉइंट्स है मैंने वही बता दिया, और जो हार्ड कैलकुलेशंस भी है मैंने वो भी बता दिया। इससे आपका थोड़ा सा बेनिफिट तो होगा ही, मुझे लग रहा है। तो अगर आप इस चैनल से कुछ आपको हेल्प मिल रहा है, आपका कुछ बेनिफिट, इसमें कुछ बेनिफिट आपका हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, कुछ कमेंट भी कीजिए। अगर आपको चैनल में वीडियो अच्छा लग रहा है तो इससे मुझसे कुछ मोटिवेशन मिलेगा, और मैं लेक्चर और भी ढंग से लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो मेरा सिर्फ आपका प्यार और मेरा पढ़ाना, इसके ऊपर बेसिकली मेरा और आपके पास एक बॉन्डिंग तैयार होना चाहिए, जो बॉन्डिंग इतना तगड़ा होना चाहिए जो मैं लेक्चर देने के लिए तैयार हो जाए और आप लोग लेक्चर देखने के लिए भी सज्जे हो जाओ, राइट। तो यही बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और 2024 में एग्जाम को अच्छे से देंगे। प्रीलिम्स का क्वेश्चंस कराएंगे, अभी नहीं करने वाले हम लोग। दिसंबर तक हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स मेंस के रिलेटेड पढ़ाई करेंगे, मेंस के रिलेटेड पढ़ाई करेंगे, ओके, ठीक है, थैंक यू।